हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। हमें देखने हैं मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हमें देखने हैं मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि हम देखेंगे शिकमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे। ये तीन पाथवे को हमें कवर करना है। फर्स्ट वन इज सिकमिक एसिड, सेकंड वन इज एसीटेट एंड थर्ड वन इज अमीनो एसिड पाथवे। उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है जो कि होता है बायोजेनेटिक स्टडी का। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा बायोजेनेटिक स्टडी का, जहाँ पर आप आइसोटोप का यूज़ लेके बायोजेनेटिक स्टडी करेंगे। तो जो आज का आपका पहला लेक्चर है उसमें हम तीन साइकिल देखने वाले हैं, तीन पाथवे देखने वाले हैं। शिकमिक एसिड पाथवे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन एसीटेट पाथवे, देन अमीनो एसिड पाथवे। अगर इन तीनों पाथवे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे की बात करूं तो शिकमिक नंबर 1 पे, एसीटेट पाथवे नंबर 2 पे और अमीनो एसिड पाथवे नंबर 3 पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देन हम देखने वाले हैं कैसे कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं वाया शिकमिक एसिड, एसीटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर हम मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मतलब है जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन आवर सेल। हमारी सेल में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है उन सभी को मिला के हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का अगर मैं देखूं तो वो बनता है कैटाबॉलिज्म से, फर्दर डिवाइड होता है कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलन और मिलन होके कुछ नया बनना, न्यू फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो एनाबॉलिज्म में न्यू फॉर्मेशन होगी और कैटाबॉलिज्म में टूटता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे की तरफ। तो देखो, सबसे पहले आपको हायर प्लांट्स के बारे में बता रखा है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म, वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है कि वहाँ पर जाइलम भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पर फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, कैटाबॉलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया एंड एनाबॉलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब एक वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है, मेटाबोलाइट्स। तो क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स? प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट विच फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी इंटरमीडिएट बनता है, जैसे मान लीजिए मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है और उसके दौरान जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है उसे हम कहेंगे मेटाबोलाइट। तो जो भी इंटरमीडिएट बनता है इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट कहेंगे। ओके। तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है मेटाबॉलिज्म के दौरान उसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गए। मेटाबोलाइट का मतलब होता है जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है मेटाबॉलिज्म के दौरान उसे हम कहेंगे मेटाबोलाइट। कैटाबोलाइट का मतलब तोड़ना और एनाबॉलिज्म का मतलब जोड़ना और मेटाबॉलिज्म का मतलब सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। और हायर प्लांट्स का मतलब जो कि वेस्कुलर हो, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। नाउ हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो देखिए, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्ट काम आते हैं। डायरेक्ट कैसे? जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डायरेक्ट काम आने वाले मेटाबोलाइट्स को हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो हमारा प्रोटीन आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हमारे अमीनो एसिड आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो भी प्लांट के डायरेक्ट काम आते हैं उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है प्ले रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट समझ में आ गया आपको, प्लांट में जो डायरेक्ट काम आ जाए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाइटामिन्स हो गया, लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया। नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बनते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उन्हीं से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, डू नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में प्राइमरी मेटाबोलाइट ही काम आता है। तो हम सीधा सा बोल देंगे कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते। ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो आपने पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर में कोग्नोसी में एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, रेजिन, टेनिन, स्टेरॉइड्स, दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ तक हमने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने देखा हायर प्लांट्स हम किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइट क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी में हमने देखा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आते, और उसके एग्जाम्पल हमने देखे जैसे कि एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवेनॉइड, टैनिन, रेजिन, स्टेरॉइड। नाउ हम देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। चलिए देखिए, ये आपको मैंने दे रखा है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि मैं आपको एक प्लांट बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये आपको रूट्स बना के दिखाई मैंने, और यहाँ पर ये सॉइल है। अब आप सभी ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कि जो प्लांट होता है वो सनलाइट लेता है, ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है, और इस सनलाइट से वो अपना फूड बनाता है। आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस, आप सभी ने क्लास 8th 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद बनाता है। तो ये ऑटोट्रॉफ है। ठीक है। तो प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से और CO2 की मदद से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, और इन तीनों की मदद से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज से चलती है ग्लाइकोलाइसिस। आपने पढ़ी है कि ग्लूकोज से स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये सब आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपको ग्लाइकोलाइसिस चलवाता है आगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि CO2 पानी और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस होकर कार्बोहाइड्रेट बना। अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या चलता है, ग्लूकोज से चलता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो यहाँ पर लिखा है हमने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से चलता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में बनता था फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PEP। तो ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका रोल है। देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस चलती है उसमें कहीं ना कहीं बीच में बनता था फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फाइनल जो प्रोडक्ट जो बनता था ग्लाइकोलाइसिस का वो बनता था पायरुविक एसिड। ये सब आपको याद रहना चाहिए, आपने सेकंड सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चलती है, ग्लाइकोलाइसिस के बीच में फोस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो है पायरुविक एसिड है। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा जो पायरुविक एसिड था वो H+ छोड़ के पायरुवेट बन जाता था, और ये पायरुवेट जो है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता था। ये सब आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको याद कराने के लिए। सबसे पहले सूरज दादा की मदद से
सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, CO2 की मदद से हमने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चली, ग्लाइकोलाइसिस में फोस्फेनॉल पायरुवेट आया, फोस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड जो कि फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, अब वो कंटिन्यू होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसलिए बनता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर TCA साइकिल चलाता है, जिसको हम जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से। तो यहाँ पर अब चलेगी आगे TCA साइकिल, जिसको हम बोलेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब देखिए आप, ये सब मैं रफ कर देता हूँ, वेट ए मिनट, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना ग्लूकोज, इस ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस तो चलती ही है, साथ ही साथ HMP शंट भी आपने पढ़ा था, HMP साइकिल, जिसको हम कहते थे PPP पाथवे, पेंटोस फोस्फेट पाथवे। तो यहाँ पर वही नाम लिखा है, पेंटोस फोस्फेट पाथवे। तो HMP शंट को हम कहते थे पेंटोस फोस्फेट पाथवे, यहाँ पर वही नाम लिखा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज से चलता था पेंटोस फोस्फेट पाथवे, और इस HMP शंट में एरिथ्रोस 4 फोस्फेट बनता था। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों मैंने क्यों बताए, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस में फोस्फेनॉल पायरुवेट बनता था और जो HMP शंट में एरिथ्रोस 4 फोस्फेट बनता था, अब ये दोनों, ये एरिथ्रोस 4 फोस्फेट किससे बना? HMP शंट से। और फोस्फेनॉल पायरुवेट किससे बना? ग्लाइकोलाइसिस से। ये दोनों मिलके, एरिथ्रोस 4 फोस्फेट और फोस्फेनॉल पायरुवेट, ये दोनों मिलके शिकमिक एसिड चलाते हैं। और आपको पता है कि हमें शिकमिक एसिड पढ़नी है। फर्दर ये शिकमिक एसिड कई सारी चीज़ें बनाता है, जब हम शिकमिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि जो HMP शंट चलता है उससे एरिथ्रोस 4 फोस्फेट बनता है। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि HMP शंट से एरिथ्रोस 4 फोस्फेट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस फोस्फेनॉल पायरुवेट बनता है, ये दोनों मिलकर शिकमिक एसिड चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो एसिटाइल कोए बना था, ये मेवालोनिक एसिड और फिर आगे कंटिन्यू चलती है साइकिल्स, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमें मिला है यहाँ से एक मेन पॉइंट कि एरिथ्रोस 4 फोस्फेट जो कि HMP से मिला और फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस से मिला, ये दोनों मिलकर शिकमिक चला रहे हैं। तो चलिए शिकमिक देखते हैं। तो ये था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम देखने वाले हैं शिकमिक एसिड। तो देखिए जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे यूज्ड बाय बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई एंड प्लांट्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। इस पाथवे में आपको मिलेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड। और किसकी मदद से यहाँ पर ये चलता है पाथवे? प्लांट में, फंजाई में, एल्गी में, बैक्टीरिया में। और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलिनिन। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि शिकमिक एसिड पाथवे जो है बैक्टीरिया में चलता है, एल्गी में चलता है, फंजाई में चलता है, प्लांट में चलता है, और यहाँ पर बनता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलिनिन। तो ये है शिकमिक एसिड पाथवे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे को, जहाँ पर एरिथ्रोस 4 फोस्फेट और फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ हमें चलानी है शिकमिक एसिड पाथवे। हमें ये तो पता है कि शिकमिक एसिड पाथवे में मिलेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, और एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलिनिन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं शिकमिक एसिड को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है पेंटोस फोस्फेट पाथवे से बना हुआ एरिथ्रोस 4 फोस्फेट और ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि हमने यहाँ पहले ही बात कर ली। देखो, ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ PEP और HMP से बना हुआ एरिथ्रोस 4। तो यहाँ पे ये दोनों आ गए। अब ये दोनों की स्ट्रक्चर है, इनको कैसे याद करनी वो देखो। सबसे पहले आपको प्यार से बोलना है कहो, फिर चिल्ला कर बोलना है कहो, फिर भी नहीं सुन रहा तो फिर चिल्ला के बोलो कहो। अब वो सुनेगा और एक शानदार सा OP जवाब देगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कहो, नहीं सुन रहा थोड़ा तेज चिल्ला के कहो, कहो, फिर कहो, और लास्ट में बोलना है आपको CH2OP, OP जवाब देना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद हो गया एरिथ्रोस 4 फोस्फेट। उसके बाद आपने यहाँ पर CH2 लिख कर डबल बॉन्ड लगाना है और पुलिस को बुलाना है, क्योंकि आप चिल्ला रहे हो तो आपको कॉप को बुलाना है। ऐसे आप याद रखो, कॉप को बुलाना है। कॉप को, तो को में आ गया COOH। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे डलेगा DAHP सिंथेस। अब यहाँ से आप देखिए जो COOH है वो एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो नॉर्मल CH2 आ गया। उसके बाद ये जितना भी है पूरा का पूरा यहाँ पे अटैच हो गया और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। एक बार और सुन लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये CH2 जो है, इसका ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये टूटेगा। ठीक है, तो शुरुआत करिए हमने COOH, COOH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, यहाँ से देखो CHO, CHOH, CHOH, CH2OP, ये सारा सेम है। उसके बाद यहाँ पर कराना है साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन में आपको बनेगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है। देखो, सबसे पहले आपको नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर OH का झूला, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लगाना है। अब ये OH है तो पास में आएगा डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH और इधर भी OH, तो डबल बॉन्ड O के साथ OH OH और OH के साथ कार्बोक्सिलिक। ये आपको साइक्लाइजेशन करवा के बनाना है। अब आपको पानी निकालना है, तो पानी निकालने के लिए यहाँ पर OS दिख रहा है और अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, पानी निकाल दिया। अब उसके बाद क्या करा, यहाँ पर हमने डाला शिकमेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और जैसे ही हमने शिकमेट डिहाइड्रोजिनेस डाला, यहाँ का जो डबल बॉन्ड O था यहाँ पर आ गया OH। सिंपल सिंपल सा है, सिर्फ एक एक स्टेप याद रख लो। सबसे पहले हमने क्या करा, पानी निकाला, पानी निकाला तो ये OH गया और यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ये आ गया। फिर उसके बाद डिहाइड्रोजिनेस डाला तो ये डबल बॉन्ड O था, ये गया और OH आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर OH आ गया। अब इस स्ट्रक्चर में हमें डालना है शिकमेट काइनेस, और जैसे ही हम काइनेस डालेंगे तो एक जवाब आएगा, वो भी OP। तो देखो बाकी सब सेम है, COOH COOH, डबल बॉन्ड OH 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 OH, बस यहाँ पर ये वाले OH की जगह क्या हो गया, OP आ गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे PEP। क्या डालेंगे बच्चों, PEP। अच्छा एक बात और, जो ये हमारा बना है ये शिकमिक एसिड बन चुका है, पर अभी आगे हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं। इस पाथवे का नाम शिकमिक एसिड इसलिए रखा क्योंकि बीच में यहाँ पर शिकमिक एसिड भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ जी। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने डाला शिकमेट काइनेस, तो शिकमिक एसिड में जब शिकमेस काइनेस डाला तो ये OH से OP हो गया। अब यहाँ पे डाला PEP, और जैसे ही PEP डाला, इस वाले को कब से छेड़ रहे हम, देखो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड होता, फिर इसको OH कर दिया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, OP कर दिया। तो अब इस वाले को नहीं छेड़ेंगे, अब इस वाले को छेड़ेंगे, ये वाले को, इसके जस्ट इधर वाले को। तो इसको छेड़ के यहाँ पर मैंने लगा दिया OC डबल बॉन्ड COOH। देखिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी नॉर्मल सी, अभी 3 स्टेप भी नहीं हुई। ये आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं है, मैं आपको 3 बार इसको याद करवा दूंगा यहीं के यहीं। सबसे पहले आपने क्या लिया, ये लिया एरिथ्रोफोर फॉस्फेट, कहो 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 चिल्ला के कहो। ठीक है, कॉप को बुला लिया, फिर एज इट इज़ अटैच कर दिया, फिर इसका साइक्लाइजेशन कर दिया, फिर इसमें से पानी निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसमें डिहाइड्रोजिनेस डाला तो यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह OH आ गया, फिर यहाँ पे काइनेस डाला तो काइनेस डालने से क्या हुआ, OP लग गया OH की जगह। अब इसको बहुत देर से छेड़ रहे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इस वाले को छेड़ेंगे। तो यहाँ पे PEP डालते ही OC डबल बॉन्ड COOH आ गया। अब यहाँ पे हमने डाला कोरिस्मेट सिंथेस। क्या डाला बच्चों, कोरिस्मेट सिंथेस। तो कोरिस्मेट तो बनेगा क्या, कोरिस्मिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखिए बना है कोरिस्मिक एसिड। देखिए बेंजीन बन चुकी है अब यहाँ पे पूरी, एक बॉन्ड कम है बस, तो बेंजीन तो नहीं बोलेंगे पर हाँ एक बॉन्ड कम है। देखो कोरिस्मेट सिंथेस डालने पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जो OP है ना, ये हट गया, ये यहाँ से चला गया, बाकी सब कुछ सेम है। और अगर ये यहाँ से गया है तो एक बॉन्ड अंदर आया है। अब आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, पूरा सेम है। तो कोरिस्मेट सिंथेस डालने पर OP को हटाना है और एक बॉन्ड लगाना है। आपको बस हर स्टेप में एंजाइम की बात करना क्या है वो याद होना चाहिए। जैसे आप कोरिस्मेट सिंथेस डाल रहे हो तो ये OP को हटाओ और एक बॉन्ड लगाओ, बस बन गया हमारा कोरिस्मिक एसिड। अब ये कोरिस्मिक एसिड जो बना, ये कोरिस्मिक एसिड फर्दर 2 रिएक्शन चलाता है। ठीक है, ये कोरिस्मिक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन चलाता है वो सुनो। यहाँ पर हम एंथ्रालिनिक एसिड सिंथेस डाल के एंथ्रालिनिक एसिड बना सकते हैं। देखो बनाना क्या है, एंथ्रालिनिक एसिड, तो डालना क्या पड़ेगा, एंथ्रालिनिक सिंथेस। सिंथेस का मतलब बनाने वाला, और बन जाएगा आपका एंथ्रालिनिक एसिड। तो यहाँ पर कोरिस्मिक एसिड की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा एंथ्रालिनिक एसिड सिंथेस से,
तो सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बेंजीन बनाई, बेंजीन को अमोनिया दो, ऐसे याद रख लो, ये बेंजीन को अमोनिया दो, सिंपल सा है। बेंजीन बनाओ फटाफट, बेंजीन बनाई, COOH मतलब को, अमोनिया दो मतलब NH2 दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा एंथ्रालिनिक एसिड, और ये एंथ्रालिनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है ट्रिप्टोफेन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिप्टोफेन का प्रीकर्सर कौन है, तो ट्रिप्टोफेन का प्रीकर्सर होता है एंथ्रालिनिक एसिड। प्रीकर्सर का मतलब इससे पहले की स्टेप। तो ट्रिप्टोफेन तो आपको बनाना आता है, नहीं बनाना आता तो सीख लो। देखो, सबसे पहले बेंजीन बनाओ, फिर नाइट्रोजन का इस तरह से घर बनाओ, बना लोगे, और नाइट्रोजन का घर मजबूत होना चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ से आपको कैसे याद रखना है, कार्बन कार्बन को इस तरह से, देखो कार्बन कार्बन को सेकंड कार्बन पे अमोनिया लगा दो, देखो कार्बन कार्बन को अमोनिया दो, ये बन गया आपका ट्रिप्टोफेन, ठीक है। सब कुछ इजी है, बनाना आना चाहिए। तो देखो, जो कोरिस्मिक एसिड बना था उससे हमने एंथ्रालिनिक एसिड बनाया, और फिर एंथ्रालिनिक एसिड से ट्रिप्टोफेन बनाया, तो एक ट्रिप्टोफेन तो हमारा बन गया, ट्रिप्टोफेन तो बन गया। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे बनेगा ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। तो अभी हमारे पास क्या बना, ट्रिप्टोफेन तो बन गया। अब हम देखेंगे टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन को कैसे बनाना है। तो देखो, जो कोरिस्मिक एसिड बना था, अब ये कोरिस्मिक एसिड में मैं डालूंगा कोरिस्मेट म्यूटेस। क्या डालूंगा, कोरिस्मेट म्यूटेस। और जैसे ही म्यूटेस डालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा वो सुनो, ध्यान से देखना, आपको याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है इसको उठा के यहीं कार्बोक्सिलिक के पास कर दिया, ये वाले ग्रुप को उठा के यहाँ कार्बोक्सिलिक के पास कर दिया। ध्यान से देखो, ये ग्रुप था एक, मैं यहाँ पर 1 नंबर डालता हूँ, एक, ये रहा एक, और ये जो दूसरा ग्रुप था इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कर दिया। अब नीचे क्या रह गया, सिर्फ OH, तो मैंने यहाँ पर OH के साथ एस दिखा दिया और कुछ भी नहीं करा। देखो, ये जो है मैंने OH के साथ एस दिखा दिया और कुछ भी नहीं करा, तो ये बन गया हमारा प्रीफेनिक एसिड। जब मैं कोरिस्मिक एसिड में म्यूटेशन करवाऊंगा, इस तरह से याद रखो, म्यूटेज मतलब म्यूटेशन करवाना, तो जब मैं कोरिस्मिक एसिड में म्यूटेज डालूंगा तो वहां पर बनेगा प्रीफेनिक एसिड। मेरे साथ बोलो, क्या बनेगा, प्रीफेनिक एसिड, ठीक है। प्रीफेनिक एसिड आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो, प्रीफेनिक एसिड आगे क्या बनाएगा वो हमें देखना है, और हमारी रिएक्शन खत्म। तो जो ये प्रीफेनिक एसिड बना है, ये प्रीफेनिक एसिड में आपको डालना है डीहाइड्रेटेस, और साथ में डालना है डीहाइड्रोजिनेस। एक जगह डालना है डीहाइड्रेटेस, एक जगह डालना है डीहाइड्रोजिनेस। प्रीफेनिक एसिड की आपको स्ट्रक्चर पता है, अभी हमने देखी, एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक है और एक तरफ वो OC डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है और COOH वाला, और एक तरफ H और एक तरफ OH है। ये देखो यहाँ पर अभी हमने देखी यही स्ट्रक्चर प्रीफेनिक एसिड की, देखो ये रही लास्ट में, ठीक है। तो अब इस प्रीफेनिक एसिड में एक तो हमने डाला डीहाइड्रेटेस और एक डाला डीहाइड्रोजिनेस। तो डीहाइड्रेटेस मतलब पानी निकालो, तो यहाँ पर देखो आप कोई भी OH ग्रुप नहीं है, और डीहाइड्रोजिनेस यहाँ पर OH ग्रुप है। तो आपको इसे याद रखना है, नीचे OH ग्रुप अगर है तो हमने क्या डाला है, डीहाइड्रोजिनेस डाला है, और अगर नीचे OH ग्रुप नहीं है तो हमने पानी निकाल दिया, डीहाइड्रेटेस डाला है। ऊपर वही याद रखो, कार्बन कार्बन को, अभी तो O आ रहा है दोनों जगह, ठीक है, कार्बन कार्बन को O, तो हमने डाला एक जगह डीहाइड्रेटेस और एक जगह डाला हमने डीहाइड्रोजिनेस। तो जहाँ डीहाइड्रोजिनेस डाला वहाँ तो OH रहेगा, जहाँ डीहाइड्रेटेस डाला वहाँ तो प्यासा मर जाएगा। अब ये बना आपका, एक तरफ तो बना है फिनाइल पायरविक एसिड, अब इसमें हमें क्या डालना है, फिनाइल एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेस। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिंपल सा NH2 लगा देना है बस, और इस स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर NH2 लगा देना है बस। देखो फाइनल स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन को अमोनिया दो, कार्बन कार्बन को अमोनिया दो, बेंजीन बेंजीन। फर्क क्या है कि यहाँ पर OH नहीं है और यहाँ पर OH है, तो अगर OH लगा दोगे तो टायरोसिन बन गया, दिस इज टायरोसिन, दिस इज टायरोसिन, और OH नहीं रहेगा तो दिस इज फिनाइलएलेनिन। तो हमने देखा एक में तो OH हटा दिया था और एक में OH है, OH है डीहाइड्रोजिनेस वाले में। फर्दर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा
और अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होने पे एक जगह बनेगा टायरोसिन, एक जगह बनेगा फिनाइलएलेनिन। तो हमारे बन गए तीनों कंपाउंड, फिनाइलएलेनिन बन गया, टायरोसिन बन गया, इससे पहले हमने बनाया था ट्रिप्टोफेन, और फाइनली हमारी शिकमिक एसिड खत्म हो चुकी है, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन। तो इस तरह से आपको बनाना है इजी, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ पहले पानी निकालूंगा, फिर शिकमिक डिहाइड्रोजनेस डाल के ये डबल बॉन्ड उड़ा दूंगा, फिर उसके बाद इसी OH को OP कर दूंगा, फिर यहाँ से इस वाले को अब नहीं छेड़ेंगे, इस वाले को छेड़ के ये वाला ग्रुप लगाना है, फिर यहाँ से कोरिस्मेट सिंथेस डाल के कोरिस्मिक एसिड बना के एंथ्रालिनिक से ट्रिप्टोफेन, फिर आगे म्यूटेस डाल के यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। 5 मिनट में लिख के दिखा दूंगा, पर है उतनी भी नहीं, उतनी मिनट की भी नहीं है ये, और जल्दी हो जाएगी। तो बस प्रैक्टिस करो और आप 3 मिनट में लिख के दिखाओ, हो जाएगी, करते रहो बस। नाउ सेकंड पाथवे इज एसीटेट पाथवे। अब एसीटेट पाथवे की हम बात करें तो एसीटेट पाथवे के कई सारे नाम हैं, जैसे आइसोप्रेनोइड पाथवे, एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, टर्पिनोइड पाथवे, HMG कोए रिडक्टेस पाथवे। अब आप बोलोगे सर इतने सारे नाम आप हमें क्यों बता रहे हो? तो देखो भाई, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सारे नाम बताए हैं, ठीक है। तो सारे नाम याद रखना, आइसोप्रेनोइड पाथवे, एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, टर्पिनोइड, HMG कोए रिडक्टेस पाथवे। तो किसी भी नाम से आए आपको लिखना क्या है, इसमें एसीटेट पाथवे ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसीटेट पाथवे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और आपको पता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काम नहीं आते प्लांट के, और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे टर्पिनोइड, स्टीरोइड, एल्केलॉइड, फ्लेवेनोइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, ठीक है। अब ये रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लेना है 2 एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए को आप ऐसे याद रखो, CH3C डबल बॉन्ड O SC कैटेगरी OA, ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O SCOA, फिर वापस एसिटाइल को ए ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O SCOA, और यहाँ पर कराना है क्लेशन कंडेंसेशन। तो अभी आप याद कैसे रखोगे वो देखो, आपको बनाने हैं 2 पहाड़ इस तरह से, और पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार निंजा हथौड़ी नहीं आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा यहाँ पे, और एक तरफ CH3 है तो CH3, और एक तरफ SCOA है तो SCOA। तो ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले एसिटाइल को ए लिख दो दोनों तरफ। एसिटाइल को ए लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्लेशन कंडेंसेशन कराना है, और उसके बाद आपके पास बन जाएगी ये पहाड़ों के ऊपर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 ये रहा, और दूसरी तरफ है SCOA, ठीक है। इस तरह से क्लेशन कंडेंसेशन करने से हमारे पास बनता है एसीटो एसिटाइल को ए। 2 एसिटाइल को ए मिलाकर हमारे पास बनता है एसीटो एसिटाइल को ए। अब इस एसीटो एसिटाइल को ए का हमें कराना है एल्डोल रिएक्शन। तो आपने W देखा होगा, वो बॉम्बे टू गोवा पिक्चर में, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, और फिर इस W को आपको लास्ट में ऐसे ला देना है। देखो मैं बताता हूँ आपको अब क्या करना है। एल्डोल रिएक्शन के बाद एसीटो एसिटाइल को ए बनने के बाद अब क्या करना है वो देखो, W बनाना है इस तरह से, और इस W को यहाँ नीचे ला देना है, ठीक है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि W बनाना है और इस W को नीचे लाना है। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको लिखा है SCOA, तो आपको इस लास्ट में लिख देना है SCOA, ओके। अब इस SCOA के पास आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड O, तो आपको यहाँ पे लिख देना है डबल बॉन्ड O, ओके। अब इसके पास आपको CH3 दिख रहा है, तो CH3 थोड़ा सा जंप मार के यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर SCOA, यहाँ पर ये रहा SCOA, फिर डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, फिर जंप मारकर आपने CH3 यहाँ पर लिखा। अब ये जो 2 स्पेस है, यहाँ पर एक जगह पे आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक जगह पे यही OH उठाकर यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से आपकी काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर बन जाती है नेक्स्ट वाली। आपको दिख रहा है, काफ़ी सिंपल हो जाएगी आपके लिए। एक बार और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको W बनाना है, लास्ट में आपको लाइन करनी है, फिर आपको लिखना है SCOA, ओके। और इस SCOA लिखने के बाद आपको दिखना है डबल बॉन्ड O, जो कि आपके बिल्कुल पास है। एक सेकेंड,
जो कि आपके बिल्कुल पास है, और फिर जंप करके लिखना है यहाँ CH3 और यहाँ लिखना है COOH और यही OH को उठाकर यहाँ लिखना है, तो आपका बन जाएगा HMG-CoA। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज SMG-CoA। तो सबसे पहले एसिटाइल-CoA, क्लेसन कंडेंसेशन बना एसिटो-एसिटाइल-CoA, देन एल्डोल रिएक्शन तो बना HMG-CoA। दिस वन इज HMG-CoA। नाउ हम डालेंगे HMG-CoA रिडक्टेस। हमें क्या करना है यहाँ पर, HMG-CoA को रिडक्टेस से रिएक्शन करवानी है, तो हमें यहाँ पर इस HMG-CoA में डालना होगा HMG-CoA रिडक्टेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। सिर्फ आपको W बनाना है, अब कोई एक्सटेंशन आपको नहीं करना, नॉर्मल सा आपको W बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, देखो CH3 दिस वन, ये सब कुछ सेम है। देखो ये CH3 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या आएगा, CH3 ही आएगा। यहाँ पर आपको OH दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको OH ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ पर आपको लिखना है COOH, जो कि बिल्कुल सेम है, COOH, बस चेंज आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। कितना सिंपल कर दिया देखो मैंने। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, सारी स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी उसमें सिर्फ नॉर्मल W बनेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो नॉर्मल W में COOH की जगह COOH, CH3 की जगह CH3 ही आएगा, OH की जगह OH ही आएगा। बस यहाँ पर जो ये रामायण हो रही थी, इसकी जगह नॉर्मल लिख दो CH2OH और ये बन गया आपका मेवालोनिक एसिड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेवालोनिक एसिड। तो कितना सिंपल हो गया, देखो मैं वापस बता देता हूँ कितना सिंपल है। एसिटो-एसिटाइल-CoA बनेगा कब, जब एसिटाइल-CoA दोनों क्लेशन कंडेंसेशन में जाएंगे तो बनेगा एसिटो-एसिटाइल-CoA। उसके बाद इसका एल्डोल रिएक्शन करके मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया, और उसके बाद इसमें HMG-CoA रिडक्टेस डाल के मैंने आपको मेवालोनिक एसिड बनाना सिखा दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको ये रिएक्शन तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक में भी काम आएगी, कोलॉजी में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, काफ़ी नॉर्मल है। अभी तक हमने मेवालोनिक एसिड बनाया इस पाथवे में। अब आगे चलते हैं। ये जो मेवालोनिक एसिड बना है, यहाँ पर हमें कराना है फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP देना। और यहाँ पर आपको ATP का फुल फॉर्म अगर याद हो तो लिखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप। फुल फॉर्म क्या है ATP की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर हमें 3 फॉस्फेट ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपकी स्ट्रक्चर थी ये वाली, यहाँ पर ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये COOH CH3, ये देखो COOH CH3। अब यहाँ पर जो OH था और CH2OH था, इस OH की जगह एक फॉस्फेट आ गया, ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट तो OH के साथ आ गया, और 2 जो है लास्ट में आ जाएंगे OPP। देखो एक फॉस्फेट तो यहाँ आ गया और 2 फॉस्फेट यहाँ आ गए, ये हो गया फॉस्फोराइलेशन, ATP का यूज़। ठीक है, अब यहाँ से हमें कराना है डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को निकालना है। तो यहाँ से CO2 कैसे निकालेंगे, ये जो COOH दिख रहा है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूँ तो क्या ये CO2 है, बिल्कुल सर ये तो CO2 है, तो निकाल दीजिए। तो यहाँ से CO2 निकालने के बाद आपके पास बनेगी ये स्ट्रक्चर। देखो फॉस्फोराइलेशन करा दिया, सिंपल है। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया, सिंपल है, CO2 निकाल दी। अब CO2 निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे बनाना सीख लो। CO2 निकालने के बाद आपको इस तरह से 2 पहाड़ बनाने हैं। पहले पहाड़ की चोटी 2 कर देनी है और यहाँ पर CH3 लगा देना है। ये जो मैं आपको लैंग्वेज बोल रहा हूँ ये आपको याद कराने के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। ये OPP है तो लास्ट में हम लगा देंगे OPP। ये बन गया, सिंपल है। यहाँ कार्बन लगा दिया एक, ठीक है। एक बार और बना देता हूँ। ये 2 पहाड़ बनाए, इसकी चोटी डबल करी, ये लास्ट में OPP है, ये OPP लगाया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। इसी का आइसोमरेज बनाना भी सीखते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर तो बनाना सीख गए, इसका आइसोमरेज देखो। वापस 2 पहाड़ बनाओ, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दो। देखो ये पहाड़ जो डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे थे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, और ये CH3 का तो CH3 हुआ। ये वाला बॉन्ड तो सेम है ऊपर, ठीक है। बस जो बॉन्ड हम यहाँ लगा रहे थे उसको यहाँ लगा दिया, तो दिस वन इज आइसोमरेज, ठीक। अब यहाँ से इसको हम बोलते हैं IPP, दिस वन इज IPP।
जो कि आपको 5 कार्बन का दिखा रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है ये IPP। अगर ये IPP मैं 2 बना दूं, अगर ये IPP को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 IPP में जोड़ दूं, IPP प्लस IPP, तो एक IPP में 5 कार्बन, तो 2 IPP में 10 कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। यही स्ट्रक्चर को 2 बार बनानी है। देखो कैसे बनाओगे, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर पहले 2 पहाड़ होते थे, अब 4 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें इंटू 2 से करना है तो 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या करना है, पहले में 2 और इसमें भी यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी होती है। देखो इसको हमने, ये भी 5 कार्बन का ही है क्योंकि ये इसका ही आइसोमरेज है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे 10 करके दिखा रखा है। इस वाली स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे 10 करके दिखा रखा है। देखो नॉर्मल में क्या है, 1 2 पहाड़, 1 डबल बॉन्ड यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। वापस ऐसे ही कर दो, 1 और 2 पहाड़, 1 डबल बॉन्ड यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। बन तो गया, लास्ट में OPP। तो बस ऐसे जोड़ते जाना है, 5 कार्बन जोड़ते जाओ। अभी इसका क्या करना है, देखो एक तो पूरा सिस्टम ये वाला हो गया, एक पूरा सिस्टम ये वाला हो गया। अब ऐसे ही आपको 1 2 और 3 बना दिए तो ये 15 कार्बन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप 30 कार्बन का बना सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, IPP जोड़ते जाओ। तो अगर यहाँ पर 10 कार्बन का बना है तो 10 कार्बन को हम बोलेंगे मोनोटर्पिनोइड्स। जो IPP बना था उसको हमने एक और IPP से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक IPP में 5 कार्बन, तो 2 IPP में 10 कार्बन, और 10 कार्बन वाले को बोलेंगे मोनोटर्पिनोइड्स। और वहीं पे अगर 30 कार्बन होंगे तो 30 कार्बन वाले को बोलेंगे ट्राइटर्पिनोइड, 20 कार्बन वाले को बोलेंगे डाइटर्पिन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, कई सारे कार्बन आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बना बना के बॉन्ड लगा के बॉन्ड लगा के बॉन्ड लगा के इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रक्चर बन सकती है। सो दिस वन इज सेकंड पाथवे, जिसका नाम था आपका, कई सारे नाम थे, एसिटेट पाथवे, आइसोप्रोटेनोइड पाथवे, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, टर्पिनोइड पाथवे एंड HMG कोए रिडक्टेस पाथवे। तो HMG कोए रिडक्टेस तो हम डाल रहे हैं, दैट्स वाई HMG कोए रिडक्टेस, और मेवालोनिक एसिड बन रहा है, दैट्स वाई नोन एज मेवालोनिक एसिड पाथवे, और टर्पिनोइड भी बन रहा है, दैट्स वाई नोन एज टर्पिनोइड पाथवे। सो ये 2 पाथवे खत्म। अब नेक्स्ट पाथवे है आपका लास्ट पाथवे, जिसका नाम है अमीनो एसिड पाथवे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। अमीनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने सुना होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक लंबी चेन होती है जो कई सारे अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। ये जो रेड कलर है इसका मतलब है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन एक लंबी चेन है जो कि अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। देयर आर 20 अमीनो एसिड नीडेड इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो व्हाट आर अमीनो एसिड? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमीनो एसिड से ही मिलके बना है, और प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। तो हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड की नीड होती है। 2 तरह से अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल वाले कौन होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में ना बने, ठीक है, उसे हम कहेंगे इसेंशियल। देखो ये मैं खड़ा हूँ, अगर मेरी बॉडी में कोई अमीनो एसिड नहीं बन रहा तो मुझे उसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे लिए इसेंशियल है वो, क्योंकि वो मेरी बॉडी में नहीं बन रहा। तो ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनते वो हमारे लिए इसेंशियल है, दैट्स वाई नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो हमारी बॉडी में नहीं बनते वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि लूसिन, आइसोल्यूसिन, ये इसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। और नॉन इसेंशियल में हो गया आपका ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। ओके, अब आपको यहाँ पे साइकिल दे रखी है और बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने अमीनो एसिड बनते हैं। तो देखो इस साइकिल में आपको स्टार्ट किया हुआ है ग्लूकोज से। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लूकोज से चलती है ग्लाइकोलाइसिस, और साथ ही साथ ग्लूकोज से चलता है HMP पाथवे, जिसको हम कहते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे।
और आप सभी को पता है कि ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमारी साइकिल स्टार्ट होती है ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज की जो साइकिल चलती है, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इस साइकिल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर आगे जाके 3 PGA नाम का एक कंपाउंड बनता है। तो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद एक फर्दर कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में और फाइनली पायरुवेट बनता है। और इस फोस्फोइनोल पायरुवेट को भी आप शॉर्ट में PEP याद कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख के दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से शुरू होती है और ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 3 PGA में कन्वर्ट होता है, फिर ये लास्ट में PEP बनाता है और फाइनली पायरुवेट बनाता है। साइकिल तो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, बट हम उन्हीं स्टेप को कवर कर रहे हैं जहाँ से हमें अमीनो एसिड मिलने के चांसेस हैं। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 3 PGA, PEP और पायरुवेट। दिस इज PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, नाउ नेक्स्ट HMP जो चलती है वहाँ से हमें मिलता है एरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, और ये एरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट और 3 PGA दोनों मिलकर शिकमिक चलाते हैं, ये हमने देखा था। और शिकमिक में हमें क्या क्या मिला? शिकमिक में हमें मिला था फिनाइल एलेनिन, उसके बाद हमें मिला था टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये सारे प्रोडक्ट हैं शिकमिक एसिड पाथवे के। तो ये 3 नाम तो आपको याद हो गए। शिकमिक याद हो गया, एरिथ्रोज याद हो गया, HMP याद हो गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 3 PGA, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट। इधर का सारा पोर्शन आपको याद हो गया इस साइकिल का। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको दिखा रखा है, यहाँ पर HMP चला रखी है। HMP से एक कंपाउंड और बनता है जिसका नाम है राइबोस 5 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है। और आगे जाके राइबोस 5 फॉस्फेट जो है हिस्टाडीन, देन सेरिन, देन ग्लाइसिन, देन सिस्टीन, दिस ऑल आर अमीनो एसिड। तो हमें यही देखना है कि किस स्टेप में कहाँ से अमीनो एसिड बन रहा है, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या पढ़ना है, अमीनो एसिड का पाथवे। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अमीनो एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, हिस्टीन, हिस्टिडीन, सेरिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, 4 तो यहाँ बन गए। उसके बाद देखो फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, 3 यहाँ बन गए, 7। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से पायरुवेट बन जाता है। तो ये जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, यहाँ से मिलेगा एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, लूसिन। तो 4 यहाँ से मिल गए, 4 4 8 और 2 10 11, 11 तो हमें मिल चुके हैं। नाउ ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोए बनाकर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको पता है एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है। सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पर एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो इस अल्फा कीटोग्लूटारेट से भी ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड आर्जिनिन बनते हैं, 3 यहाँ पर बन गए। और यहाँ पर एक एस्पार्टेट आपको दिख रहा है जो कि ऑक्जेलो एसीटेट से बना है। सिट्रिक एसिड साइकिल में ही ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, और उससे आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं जैसे कि एस्पार्जिनिन, मिथियोनिन, ठीक है, लाइसिन वगैरह। तो ये सब भी बनते हैं। तो 4 यहाँ पर बन गए। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमने अमीनो एसिड यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए हमने कितने अमीनो एसिड देखे यहाँ पर देखिए 4 4 8, और फिर यहाँ पे देखिए 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, टोटल 18 तो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड की सीरीज चलती है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस स्टेप में कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। चलिए, तो ये तीनों पाथवे आपके हो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। देखो मैं आपको समझाता हूँ इस टॉपिक में आपको करना क्या है। ये जो बायोजेनेटिक स्टडी है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोजेनेटिक स्टडी। यहाँ पर आपको करना क्या होता है वो सुनिए। यहाँ पर आपको किसी एक आइसोटॉप का यूज़ लेना होता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आइसोटॉप क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, आइसोटॉप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास जो है अलग अलग होता है। आइसोटॉप हम किन्हें कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1।
फिर एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 बट यहाँ पर एटॉमिक मास 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं ये होते हैं एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है डिफरेंट आ रहा है। एक में आ रहा है 1 और एक में आ रहा है 2। तो यहाँ पर हमें आइसोटोप्स की मदद लेनी पड़ती है। जो बायोजेनेटिक स्टडी होती है वहाँ पर हम आइसोटोप की मदद लेते हैं, और आइसोटोप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, दो तरह से आइसोटोप होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं बच्चों? रेडिएशन इमिट करते हैं। तो अनस्टेबल आइसोटोप जो है रेडिएशन इमिट करते हैं और स्टेबल आइसोटोप रेडिएशन इमिट नहीं करते। तो हमने देखा आइसोटोप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और आइसोटोप दो तरह से होते हैं। एक होता है स्टेबल आइसोटोप जो कि रेडिएशन को इमिट नहीं करते, एक होता है अनस्टेबल आइसोटोप जो कि रेडिएशन को इमिट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? स्टेबल एंड अनस्टेबल। हमारी जो बायोजेनेटिक स्टडीज़ होती है उन बायोजेनेटिक स्टडीज़ में हम अनस्टेबल आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। ये बात आप याद रखना, हमारी जो बायोजेनेटिक स्टडी होती है उसमें हम अनस्टेबल आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको? अब जो आइसोटोप्स होने चाहिए वो अनस्टेबल होने चाहिए अगर हमें स्टडी करनी है तो। अनस्टेबल का मतलब होता है कि वो रेडिएशन को इमिट करे, और अगर कोई आइसोटोप रेडिएशन को इमिट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? जो आइसोटोप रेडिएशन को इमिट करता है तो उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रेडिएशन को इमिट करता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेडिएशन को इमिट करता है, और वो रेडिएशन को इसलिए इमिट करता है क्योंकि वो अनस्टेबल आइसोटोप है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि बायोजेनेटिक स्टडीज़ में हमें आइसोटोप का यूज़ करना है। आइसोटोप जो इसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप दो तरह से होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल। अनस्टेबल जो है रेडिएशन इमिट करता है, स्टेबल रेडिएशन नहीं निकालता, और जो अनस्टेबल होता है जो रेडिएशन इमिट करता है वही हमारे काम आता है बायोजेनेटिक स्टडी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करूँगा। अब देखिए, बायोजेनेटिक स्टडी में काम तो आता है, पर सर ये बायोजेनेटिक स्टडी होती क्या है? तो देखिए, बायोजेनेटिक जो स्टडी होती है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। हमने बोला कि शिकमिक एसिड पाथवे में स्टार्टिंग का जो रिएक्टेंट है वो है फोस्फोइनोल पायरुवेट। जब हमने शिकमिक एसिड पढ़ा था, आप देख सकते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ शिकमिक पे, वेट अ मिनट। जब हमने शिकमिक एसिड पढ़ा था तो हमने बोला था एक तो फोस्फोइनोल पायरुवेट हमें चाहिए, यही बोला था, और एक हमें चाहिए इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने बोला था कि हमें चाहिए फोस्फोइनोल पायरुवेट प्लस इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, इन दोनों से मिलकर शिकमिक चलती है, ये हमने बोला था, शिकमिक एसिड पाथवे चलता है। पर हमें कैसे पता कि ये दोनों ही रिएक्शन चलाते हैं? अभी आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया। अरे मैंने तो पढ़ाया, पर हमें पता कैसे चला वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको फोस्फोइनोल पायरुवेट की स्ट्रक्चर वगैरह याद हो तो हमने इस तरह से पढ़ी थी। ये देखो, कहो, फिर चिल्ला के कहना था, फिर चिल्ला के कहना था, और लास्ट में क्या हो रहा था, ओपी जवाब आ रहा था ना। ठीक है, इस तरह से पढ़ी थी। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालना है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप मतलब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका भी 6 ही है, इसका एटॉमिक मास 12 है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 ही होता है, पर हमने डाला रेडियो एक्टिव जिसका एटॉमिक मास 13 है मान लो। तो ये वाला हमें इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब ये वाला हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमारा जो शिकमिक एसिड पाथवे चल रहा था उसमें कार्बन जो है अब आइसोटोप वाला आ गया, और अगर यही कार्बन हमें सारी रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में मिलता है तो हम कह देंगे कि हाँ रिएक्टेंट यही है, क्योंकि हमने देखा था कि ये वाला आइसोटोप वाला है और फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा वो भी आइसोटोप वाला है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इसी से बना है। तो मतलब कुछ नहीं करना, हमें जो है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप को प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट में हमें क्या करना है, वाया रूट, वाया इंजेक्शन,
या तो आप इंजेक्शन लगाओ, या आप रूट में डालो, या आप स्टेम में डालो। आपने क्या करना है, यहाँ पर आइसोटोप इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आप कार्बन का आइसोटोप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड है, मान लो ग्लाइकोसाइड का पता करना है, तो आप किसका इंट्रोड्यूस करेंगे? आप ऑक्सीजन का कर सकते हैं, कार्बन का कर सकते हैं, नाइट्रोजन का कर सकते हैं। एल्केलॉइड है तो एल्केलॉइड में आप नाइट्रोजन का कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी का भी आइसोटोप, जैसे मान लो आपने कर दिया कार्बन का आइसोटोप इंट्रोड्यूस। तो कार्बन का आइसोटोप इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कार्बन जो है आपकी साइकिल में चला जाएगा। जैसे शिकमिक के कार्बन को रिप्लेस करके ये खुद का कार्बन आ जाएगा स्टार्टिंग में। फिर ये रिएक्शन करेगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमें यही कार्बन मिलता है। तो हम पता कर लेंगे कि हाँ ये इसी से बना है। समझ में आ गया? तो बायोजेनेटिक स्टडी जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की होती है, क्योंकि हमने देखा कि एचएमपी से जो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बन रहा है उससे जो हमारा शिकमिक चल रहा है, और शिकमिक में क्या बनता है? शिकमिक में फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन, ये सब बनता है। तो हमें ये पता लग गया कि हाँ ये इसी से बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियो एक्टिव वाला कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ये सारी कहानी है इसकी। देखो यहाँ पर बता रखा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आइसोटोप क्या होते हैं, बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है, जहाँ पर हम स्टडी कर सकें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। क्योंकि हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे आइसोटोप। अब वो किसी में भी जाके जुड़ सकता है। जैसे शिकमिक में जुड़ गया तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी कर ली, और हमारे सेकंड वाले पाथवे में जुड़ गया एसीटेट में तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी कर ली। तो इस तरह से बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी होती है। और कई सारी टेक्निक है, जैसे ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक में मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का आप इंट्रोड्यूस कर दो। आप कैसे करोगे? वाया रूट में आप कर दो, स्टेम में कर दो, इंजेक्शन लगा के आप कर दो, प्लांट में आपको इंट्रोड्यूस करना है। और भी टेक्निक आपको यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि एक आपको दे रखा है आइसोलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू टेक्निक, जहाँ पर आपने क्या करना है? आइसोलेट करना है। देखो पढ़ो इसको एक बार। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजिंग डिजायर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट ले ली हमने, शूट ले ली, पेटल ले ली। दिस मेथड इज कैरिड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। और इस मेथड को हम किस कंडीशन में करेंगे? एसेप्टिक कंडीशन में करेंगे, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंडीशन में करेंगे। सिलेक्टिव कंपाउंड आर यूज टू परफॉर्म दिस बायोजेनेटिक स्टडी। और हमें सिलेक्टिव करनी है। जैसे हमें अगर ग्लाइकोसाइड की करनी है तो हम ऑक्सीजन का आइसोटोप लेंगे, एल्केलॉइड की करनी है तो नाइट्रोजन का आइसोटोप लेंगे। ठीक है, हम रूट पार्ट लेंगे अगर हमें स्टडी करनी है रिकोटिन की तो, और हम पेटल पार्ट लेंगे अगर हमें रोज ऑयल की स्टडी करनी है तो। इसी तरह से ग्राफ्टिंग टेक्निक है। तो दीज आर द टेक्निक्स। ठीक है, एक हो गया ट्रेसर टेक्निक, वो जो मैंने आपको बोला ना कि आइसोटोप जो है अंदर रिएक्शन में जाके जुड़ जाएगा, तो वो ट्रेसर टेक्निक में लिखना है आपको सारा। उसके बाद मैंने आपको आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यू वाला बताया, ग्राफ्टिंग वाला आपको पढ़ लेना है, नॉर्मल सा है। तो दीज आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में हमने जाना। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ग्लाइकोसाइड में OCNS है ना, टर्पिनोइड्स में ऑक्सीजन एटम का हमें लेना है वो आइसोटोप। सो दिस ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1 फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे पाथवे आपको अच्छे से याद करवा दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बेसिक मेटाबॉलिक हो, चाहे शिकमिक हो, चाहे एसीटेट हो, चाहे अमीनो एसिड हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और आइसोटोप की कहानी तो मैंने आपको समझा दी है, अब आप आराम से लिख सकते हैं। आई नो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और समझाने वाला था। प्रैक्टिस करो और यूनिट को क्रैक करो, या यूनिट से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन बैठेगा एग्जाम में। 5 का भी आएगा, 10 का भी आएगा, 2 का भी आता है। हैव ए नाइस डे। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट करो, और ये नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम के पिन मैसेज से। थैंक यू।